नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। हमारे आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर दैट इज रैशनल नंबर और पढ़ेंगे पूरे इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट, सारी प्रॉपर्टीज और ढेर सारे क्वेश्चंस जो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स को एक नया बूस्ट देंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि क्या ही होते हैं बच्चों रैशनल नंबर्स, है ना। तो रैशनल नंबर की बिल्कुल साधारण सी परिभाषा अगर मैं आप लोगों को दूं तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। मैं बहुत शॉर्ट में बहुत ज्यादा चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। दोज नंबर्स which can be represent in the form of P upon Q, in the form of P upon Q, जहां पर P और Q जो हैं वो क्या होंगे बच्चों हमारे पास, जहां पर P और Q जो होंगे ये होते हैं हमारे पास इंटीजर्स, ठीक है। और Q इज नेवर इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर किसी भी रैशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर हमारे पास 0 हो गया तो ऐसी स्थिति में वो जो एंटायर नंबर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड। यदि अगर 0 हो गया तो, है ना, अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो आगे चलकर हम लोग ये भी समझेंगे बच्चों कि कौन से नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं और कौन से नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं, ना। और हम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं उनको तो हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, और जो नंबर्स P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते उनको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और उसके लिए हमें समझना जरूरी है डेसिमल नंबर सिस्टम बच्चों, है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम। हालांकि आप लोगों की किताब में इतनी बातें नहीं दी गई हैं लेकिन फिर भी हमें विस्तार में पढ़ने में क्या जा रहा है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसे नंबर्स जिनके अंदर क्या आता है हमारे पास डेसिमल आता है ना। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बता देता हूं कि जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर मैंने 24 को डिवाइड किया 5 से, है ना, तो 5 4 जा 20, कितना बचा 4। अभी यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर डेसिमल लगाया तो ये कितना हो जाएगा 40। देन मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, 5 8 जा 40, तो ये पूरी तरीके से कट गया। यानी कि 24 को 5 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आया 4.8। ये कैसा नंबर है, डेसिमल नंबर है। इसी तरीके से यदि अगर मैंने एक बार 100 को डिवाइड किया 3 से, 3 3 जा 9, कितना बचा 1, फिर 0 आया, 3 3 जा 9, फिर कितना बचा 1, मैंने यहाँ डेसिमल लगाया, यहाँ क्या हो गया 0, 3 3 जा 9, फिर कितना बचा 1, फिर मैं यहाँ पर 0 लगाते जाऊं, 3 3 जा 9, और अब ये कहानी चलती रहेगी, है ना। तो मुझे दो तरीके के डेसिमल नंबर देखने को मिले, एक वो जो टर्मिनेट हो गए और दूसरे वो जो टर्मिनेट नहीं हुए, चलते ही जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं। ऐसे नंबर्स को मैंने क्या कहा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, है ना। तो अभी मेरा यहाँ पर काम हो गया है, मैं इसको रफ कर लेता हूं और डेसिमल नंबर को जो हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है उनको हम लिखते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर मुझे मिला टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। पहला नंबर जो मुझे मिला वो क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और दूसरा टाइप जो मुझे मिला वो था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा बच्चों, यहां पर हम एक बात और बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ना, ये भी फर्दर हमारे पास दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग था, है ना, हमने देखा कि 33.333333 मिलता जा रहा था, टर्मिनेट नहीं हो रहा था लेकिन क्या हो रहा था, वो रिपीट हो रहा था। इसी तरीके से हमें एक दूसरा टाइप भी मिलता है जो टर्मिनेट ना होता है और रिपीट भी नहीं होता है ना। तो हमारे पास एक टाइप मिला हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये ऐसा कर लो, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। और दूसरा मुझे मिला नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसको भी हम डेसिमल कर लें। अच्छा, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देकर भी बता दूं क्या? जैसे सपोज मान लीजिए हमें मिल रहा था 33.33333 ये चलता जा रहा था। अगर कभी मान लो ऐसा मिलता है 3 4 5 6 7 8 9, ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहां से ये जो दो कैटेगरीज है मेरे पास, ये वाली जो दो कैटेगरीज हैं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा जो टर्मिनेट नहीं हो रही है लेकिन कम से कम क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ये जो दो कैटेगरीज हैं ये मिलकर बनाती हैं मेरे पास क्या, रैशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये कहलाते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। लेकिन ऐसे नंबर्स जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, इनको आज तक दुनिया में कोई भी गणितज्ञ P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। तो हमारे पास इररेशनल नंबर्स की कैटेगरीज में कौन से नंबर्स आते हैं, जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। ये वाले जो नंबर्स हैं ये आते हैं हमारे पास इररेशनल नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, तो इररेशनल नंबर्स क्लियर हुए आप लोगों को, और साथ ही साथ रैशनल नंबर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे पूरा माया जाल नंबर सिस्टम का, है ना। यदि अगर मैं बात करूं आपसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे पास नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 एंड गोज अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। देन इसके बाद हमारे पास यदि अगर मैं नेचुरल नंबर के बाद बात करूं होल नंबर्स की बच्चों, तो होल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड गोज अप टू इंफिनिटी। देन इसके बाद अगर बच्चों में इंटीजर्स की बात करूं, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं हमारे पास जो इंफिनिटी से स्टार्ट होते हैं, माइनस इंफिनिटी से, -3 -2 -1 एंड गोज अप टू कहां तक, में जीरो भी आता है, जीरो भी लिख देता हूँ, 0 1 2 एंड गोज अप टू इंफिनिटी। तो नेचुरल नंबर की बात करूं मैं, तो जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, इंफिनिटी तक। होल नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, इंफिनिटी तक। और अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर जो हैं वो किसके अंडर आते हैं, हमारे पास इंटीजर्स के अंडर आते हैं। तो ये जो पूरा एक जाल आपको दिखाई दे रहा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और ये सब आते हैं हमारे पास किसके अंडर में, रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में। तो इन शॉर्ट वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि सारे इंटीजर्स को आप P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, सारे होल नंबर को आप P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ भैया, जीरो को भी आप लोग P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही बात होल नंबर की आती है तो सीधे आपके दिमाग में क्लिक करता है कि जीरो, तो यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, इसी तरीके से सारे इंटीजर्स को भी आप लोग P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये कंबाइंडली मिलकर बनाता है हमारे पास क्या, पूरा एक रैशनल नंबर का सिस्टम। चलिए और आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो मैं इतना डिटेल में ना जाते हुए शॉर्ट में आपको फटाफट से मैं समझाता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जरा बहुत ध्यान से समझना। मैं केवल उतनी बात करूंगा जितना आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि यदि आप अगर किसी भी रैशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर ऐड करेंगे, है ना, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, रैशनल नंबर में आप अगर कोई रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी रैशनल नंबर ही मिलेगा। रैशनल नंबर में आप अगर कोई रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन यदि आप अगर रैशनल नंबर में कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं रैशनल नंबर का, तब भी आपको क्या ही मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा, है ना। इसी तरीके से जब आप कभी भी रैशनल नंबर में डिवीजन करेंगे किसी रैशनल नंबर का, तो बच्चों यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है कि आपको रैशनल नंबर ही मिले, है ना। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये जो है ये आपको रैशनल नंबर मिल भी सकता है
और नहीं भी मिल सकता है, रैशनल नंबर भी मिल सकता है और नॉट रैशनल नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने 2 + 3 ऐड करा तो आपको क्या मिलेगा 5। 2 और 3 दोनों ही क्या है मेरे पास, रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन यदि अगर मैं 2 - 3 अगर करूं तो यहाँ पर क्या मिलेगा -1। -1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। जब कभी भी मैं दो नंबर्स का डिवीजन मल्टीप्लीकेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा 6। 6 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। लेकिन यहाँ पर डिवीजन के केस में हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है ना। यदि अगर मैंने किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या मिलेगा मुझे, नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफिनिटी। तो केवल एकमात्र इस प्रॉपर्टी के कारण डिवीजन जो है वो क्लोज्ड नहीं होता है रैशनल नंबर के अंदर, है ना। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में अप्लाई नहीं की जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जरा बेहद ध्यान से समझना कि यदि अगर मैंने दो रैशनल नंबर्स का एडिशन किया, है ना, अगर मैंने दो रैशनल नंबर सपोज ले लिए, लेट A and B be two rational numbers। ठीक है, रैशनल नंबर्स। तो वो हमसे ये कहता है कि आप A + B करो या B + A करो, दोनों से बात बराबर आएगी, यानी कि एडिशन जो है उस पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ठीक, लेकिन यदि अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं, है ना, A - B इज नॉट इक्वल्स टू B - A, है ना, तो यहां पर जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, अप्लाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो मैं यहां पर इस तरीके से लिखते जाऊंगा, यहां पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होती है। ठीक, इसी तरीके से यदि अगर मैं इसकी बात कर लूं बच्चों, तो यहां पर जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। ठीक, सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है रैशनल नंबर के केस में। यदि अगर मैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन करूं बच्चों, तो A × B करूं या B × A करूं, ये बराबर ही आने वाला है। इसका मतलब यहां पर मेरे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती है। इसी तरीके से जब कभी भी अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो बच्चों A डिवाइडेड बाय B करूं इज नॉट इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाय A आएगा, और इसका मतलब साफ है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन पर भी अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के केस में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती है, और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर ये अप्लाई नहीं होती है। देन इसके बाद हम लोग बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें तीन रैशनल नंबर की जरूरत पड़ती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, सपोज मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया A, B और C, B थ्री रैशनल नंबर्स, थ्री रैशनल नंबर्स, है ना। तो इस बात को मैं ऐसे लिखूं, सबसे पहले अगर हम एडिशन की बात करें तो A + B के साथ में B + C ऐड कर लूं, या फिर मैं A + B पहले कर लूं बाद में C करूं, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं, A - B - C करूं इज नॉट इक्वल्स टू बच्चों A - B - C, है ना, रिजल्ट पर अंतर आएगा। ठीक है, और इसका मतलब यह है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं होती है। इसी तरीके से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो मैं A × B × C कर लूं तो ये बराबर आएगा इसको अगर मैं A × B × C कर लूं, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती है। इसी तरीके से डिवीजन पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि जब कभी मैं तीन नंबर का डिवीजन इस तरीके से करूं A डिवाइडेड
पहले इसको कर लूं b डिवाइडेड बाय c, ठीक है, या फिर मैं a डिवाइडेड बाय b पहले कर लूं, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, दोनों से अंतर जो है, दोनों से जो रिजल्ट है वो अलग अलग मिलेंगे मुझे, तो इसका मतलब साफ है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन पर अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी। अब हम बात करेंगे लास्ट एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, यहाँ पर बेहद ध्यान से समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसके लिए भी मुझे यहाँ पर 3 रैशनल नंबर्स की जरूरत है। लेट a b c be 3 रैशनल नंबर्स, है ना। यहाँ पर बात, क्योंकि चैप्टर रैशनल नंबर्स के केस में है, तो हम केवल रैशनल नंबर की ही बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि a इंटू बी प्लस सी है, ठीक है, यदि अगर मेरे पास दिया गया है a इंटू बी प्लस सी, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, दैट इज, ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, है ना, यहां पर तो ये काम करती है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन पर तो ये काम करती है, लेकिन यदि अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पर बात करूं तो ये यहाँ पर इस तरीके से भी काम करेगी, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, यानी कि यहाँ पर भी ये अप्लाई की जाएगी, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। आगे चलकर और भी केसेस हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस करते चलूंगा। चलिए आगे 2 महत्वपूर्ण बातें और समझेंगे हम लोग, जो कि है रोल ऑफ 0 और रोल ऑफ 1, है ना। द रोल ऑफ 0 क्या है हमारे पास, रोल ऑफ 0 इन नंबर्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और जैसा कि हम लोग ये बात बहुत अच्छे से भी जानते हैं कि यदि अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करें तो हमें वापस से वही का वही नंबर वापस से मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर मेरे पास होल नंबर है और अगर मैंने उसमें 0 ऐड करा तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा, होल नंबर ही मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई इंटीजर है और अगर इंटीजर में मैंने 0 ऐड करा, है ना, तो मुझे वहां पर वापस से क्या मिल जाएगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। और इसी तरीके से जब अगर मैं रैशनल नंबर की भी मैं बात करूं तो यदि अगर मैं उसमें भी 0 ऐड करूं तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, 0 ही मिलेगा, है ना। और 0 को ऐड करना किसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। कई बार आप लोगों से एडिटिव इनवर्स पूछ लिया जाता है ना। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो यदि आपके पास अगर सपोज मान लीजिए कि 2 अगर कोई नंबर दिया गया है और इसका एडिटिव इनवर्स निकालना, यानी कि मैं इसमें क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए, है ना। तो 2 का जो एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये हो जाएगा -2, है ना। अगर मैं इसमें -2 जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0। तो आप कभी भी, जब कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किसी भी नंबर का आपको एडिटिव इनवर्स बताना है, तो आपको ऐसा नंबर देना होगा कि जिसको हम उसमें जोड़ें तो हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ 1, है ना। और रोल ऑफ 1 यानी कि इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम 1 को किसी में भी ऐड करें, 1 को हम लोग किसी में भी मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस से वही का वही नंबर मिल जाता है, चाहे वो फिर हमारे पास होल नंबर हो, होल नंबर में मैं 1 ऐड मल्टीप्लाई करूं तो आपको क्या मिलेगा, सेम नंबर ही मिलेगा। अगर वो इंटीजर है और अगर मैं उसमें 1 का मल्टीप्लाई करूं तब भी वो आपको क्या मिलेगा, सेम नंबर ही मिलेगा। इन द सेम वे इफ वी हैव अ रैशनल नंबर एंड देन बी मल्टीप्लाइड बाय 1, हमें क्या मिलेगा, सेम नंबर ही मिलेगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर कभी सपोज मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दिया गया है, कोई भी रैशनल नंबर दिया गया है ना, 2/3, और आपसे पूछा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा,
तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3/2। या फिर इन शॉर्ट में आप लोगों से कहूं ऐसा नंबर जिसमें मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिले, 1 मिले। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है 0 लाना, है ना, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है क्या लाना, हमें 1 लाना। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और अब शायद है मेरे पास क्वेश्चंस का भंडार, और इससे पहले हमारे पास एक चीज और है, इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। नेगेटिव ऑफ अ नंबर, है ना, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया भी, यदि अगर आपके पास कोई नंबर है, आप अगर उसी में उसका नेगेटिव ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अल्टीमेटली एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर 0 लाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स, है ना। चाहे अगर वो हमारे पास होल नंबर हो, उसी में हम उसमें नेगेटिव ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, 0। द सेम वे, सेम प्रोसेस विथ इंटीजर और रैशनल नंबर, है ना। अगर यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दिया गया है 2/5 और आपको इसका एडिटिव इनवर्स बताना है, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, -2/5। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो रेसिप्रोकल कर देना, और अगर एडिटिव इनवर्स की बात करें तो साइन चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब है बच्चों हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चंस, और कमर की पेटियां बांध लीजिए, और अब हम करने वाले हैं कुछ देर ढेर सारे क्वेश्चंस। तो लीजिए, पहले ही क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, दिया गया है मुझे -4/9 प्लस -4/9, और इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर लूंगा एलसीएम। यहाँ पर बचेगा मेरे पास -4, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो ऊपर हमें किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी दिया गया है एज इट इज हम लोग सेम लिखेंगे। -4 होता है -8/9, ये है हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला गया है, इफ एन एरोप्लेन कवर्स अ डिफरेंस ऑफ, डिस्टेंस होना चाहिए यार, ये गलती से डिफरेंस लिखा गया है, इसकी जगह डिस्टेंस आना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ 1020 किलोमीटर इन 1 आवर, है ना। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक एरोप्लेन 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1020 किलोमीटर। देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 25/6 आवर्स, है ना। तो सिंपल सी बात है ना। एरोप्लेन कवर्स, डिस्टेंस कवर बाय एरोप्लेन ऐसा लिखते हैं हम, है ना, शुद्ध अंग्रेजी में। डिस्टेंस कवर बाय एरोप्लेन, डिस्टेंस कवर बाय एरोप्लेन इन 25/6 आवर्स इज इक्वल्स टू 1020 अरे 1020 इंटू 25/6, है ना। 6 से इसको कैंसिल करें तो 6 1 जा 6, 4 इधर गया, 7 6 जा 42 और 0 इंटू 25, और अगर इससे भी मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो 0, 25 7 जा 175 कैरी 17, 25 1 जा 25 और 17 42, 4250 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस वो कवर करेगा बच्चों, कितनी देर में, 25/6 आवर्स में। क्लियर है। तो ले लें अगला क्वेश्चन, हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लेंथ is 17/2 meter and breadth is 13/2 meter. Find the perimeter of the length. So according to question, we have a rectangular field in which its length is 17/2 meter. इसकी जो लेंथ है ये कितनी है हमारे पास, 17/2 मीटर, और इसकी विड्थ के बारे में वो क्या बोल रहे हैं, ये कितनी है हमारे पास, 13/2 मीटर। ठीक है, तो हमें इसका पेरीमीटर निकाल कर बताना है, और हम ये बात भली भांति जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, मुझे पता है आपको नहीं मालूम है ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है ये क्या होता है, 2l + b, है ना, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हो जाएगा बच्चों 17/2 + 13/2। ठीक, तो यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया
तो बचेगा, मतलब एलसीएम ले लिया, 17 प्लस 13 है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 17 प्लस 13, 30/2 है ना, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास बचा 30 मीटर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल। क्लियर है? अरे आ रहा है मजा, तो ले लें फिर अगला क्वेश्चन। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इज 2/3 माइनस 5/4 इक्वल्स टू 5/4 माइनस 2/3। नहीं भाई, यहाँ पर दो सेम नंबर्स का उल्टा पुल्टा करके सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है, और उल्टा पुल्टा प्रॉपर्टी कहाँ लगती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, है ना, और कॉम्यूटेटिव जो है वो सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं होता है। जरा ध्यान से देखो, 2/3 माइनस 5/4 और बराबर दिया गया है 5/4 माइनस 2/3, ये बात बराबर नहीं होगी, बिकॉज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज कॉम्यूटेटिव property is not applicable on subtraction of rational number, है ना, subtraction of rational number। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी दो सेम क्वांटिटीज को आप इंटरचेंज करके सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो इक्वल वैल्यू नहीं देंगी, है ना, इसीलिए ये बात इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो देखो जरा, यहाँ पर भी दो सेम नंबर्स उल्टे पुल्टे करके मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, और मल्टीप्लिकेशन पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हियर द प्रॉपर्टी यूज्ड इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई जा रही है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज की जा रही है वो है बच्चा पार्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। 13/17 और माइनस 2/7 इज इक्वल्स टू माइनस 2/7 इंटू माइनस 13/17। ठीक है, तो लीजिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं वो हमसे 6/13 में मल्टीप्लाई करिए किसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/16। तो हम सबसे पहले बात कर लें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/16 जो है वो कितना होगा, -16/7, यानी कि मुझे 6/13 में किसका मल्टीप्लाई करना है अब, -16/7 का। ठीक है, तो 16 3 ज़ा 48 और यहाँ पर बचेगा बच्चों 13 7 ज़ा 91, ये प्लस का आएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कैंसिल वैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, -14/91। ठीक है, आ रहा है मजा। तो लीजिए फिर अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए हमें दिया गया है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/7 मल्टीप्लाई 28/15 डिवाइडेड बाय 14/5। तो भैया बॉड मास का रूल हमसे ये कहता है कि आप मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीजन करें, और डिवीजन हम कैसे करते हैं रैशनल नंबर का, ये एक सीखने वाली बात है ना। 28/15 आप क्या कर लें, इसका डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन कर लें और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर लें, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/14। अभी यदि अगर मैं इसको पहले सॉल्व करूं तो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, यानी कि यहाँ पर बच्चा मेरे पास 3/7 के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है 2/3 का, 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, ये इसका आंसर है। ठीक है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और कट शॉर्ट भी कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। तो अभी जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसको हटाकर ये इसका आंसर कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है, आ रहा है मजा।
ले लें अगला क्वेश्चन, हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके से दिया गया है हमें, 6/5 इंटू -3/12 प्लस 6/5 इंटू 5/12। ठीक, यहां से यदि अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे, जो भी कॉमन वैल्यू है तो बाहर निकाल लें। यहाँ पर बचेगा -3/12 प्लस 5/12, है ना, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो 6/5 हमारे पास बाहर आ गया, और यहाँ पर अगर मैंने एलसीएम लिया तो 12 -3 + 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/5, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2/12। ठीक है, 6/5 कट शॉर्ट कर लूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/6, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/5। दिस इज आवर फाइनल आंसर, है ना। और ये जो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई है तो बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है? तो ले लें अगला क्वेश्चन, हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इफ अ 143/2 मीटर लॉन्ग वायर हैज बीन कट इनटू 26 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस? ओके, तो टोटल लेंथ कितनी है वायर की? टोटल लेंथ ऑफ वायर, ये जो हमें दिया गया है ये कितना है, 143 डिवाइडेड बाय 2 मीटर, ये 4 है। ठीक है, और मुझे इसको डिवाइड करना है, वी हैव टू डिवाइड it into 26 equal parts, 26 equal pieces। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको 6 से डिवाइड कर देना चाहिए। 143 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, और 6 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, ये ऊपर जाएगा बच्चों, तो 143 डिवाइडेड बाय 2, ये जब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/6, है ना, 1/6। तो क्या कुछ कट शॉर्ट होगा क्या? 2, अरे लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे तुम्हारा घोड़ा, 143 डिवाइडेड बाय 12, है ना, कुछ कट शॉर्ट तो हो नहीं रहा है। तो क्या मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दूं? क्या मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दूं? 12 वन सा 12, तो इधर गया 23, है ना, तो ये तो बात नहीं बनी। तो यहाँ पर 12 10 सा 120, और 12 11 सा 132, है ना, 12 वन सा 12, टू इधर गया 23, 12 वन सा 12, कितना बचेगा, 23 में से 12 जाएगा तो 11 बचेगा यार। 23 में से 12 जाएगा तो 11 बचेगा यार, 11/12। ठीक है, सही किया है मैंने। यार 26 पीसेस में करना था, है ना, और मैंने 6 पीसेस में कर दिया, ये तो बात गलत है भाई, है ना, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी करी है, मैं सुधार लेता हूँ जल्दी से। इसको मुझे 26 पीसेस में डिवाइड करना था, है ना, डिवाइडेड बाय 26 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 143 डिवाइडेड बाय 2, ये ऊपर जाएगा तो बच्चों 26/1, 1/26 है, क्या ही कर रहा हूँ मैं, 1/26, अब सही है। ठीक है, तो क्या अब ये कैंसिल किया जा सकता है? यस, 13 2 सा 26, 13 1 सा 13, 13 1 सा 13, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11/4 मीटर। ठीक है, हर पीस की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 11/4 मीटर। ठीक है, क्लियर? तो ले लूं फिर मैं अगला क्वेश्चन, मुझे क्या दिया गया है, इज 0.6 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1:2/3। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है
कि यदि अगर 0.6 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो हम देख लेते हैं, इफ 0.6 is multiplicative inverse of 1:2/3, तब ऐसी सिचुएशन में 0.6 इंटू 1:2/3 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और अगर ऐसा आ गया तो हम बोल देंगे कि 0.6 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1:2/3 का, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं हम। तो 0.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट हटाऊं तो ये कितना हो जाएगा 6/10 इंटू, इसको यदि अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लूँ तो 3 1 3 + 2 5/3, इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 2, और इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 2, है ना। फाइनली मेरे पास कितना बच रहा है, 1। तो यस 0.6 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ व्हाट, 1:2/3। ठीक है, क्लियर है। तो ले लें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर ईच ऑफ द मल्टीप्लिकेशंस यूज्ड इन द फॉलोइंग, है ना। इन मल्टीप्लिकेशंस के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है वो हमें लिखना है। यहाँ पर भाई साहब 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 का जब भी मल्टीप्लाई होता है हम लोग इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और यहाँ पर सेम नंबर को उल्टा पुल्टा करके मल्टीप्लाई किया जा रहा है। एक बार 13/7 इंटू -2/7, और फिर यहाँ पर -2/7 इंटू -13/7। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उल्टा पुल्टा का मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। यहाँ पर बच्चों सेम चीज का मल्टीप्लाई उसके रेसिप्रोकल के साथ किया जा रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। क्या बोलती पब्लिक, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लीजिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एवेल्युएट करना है, किसकी वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट लगा हुआ है 1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। तो बच्चा पार्टी इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी इस तरीके के कैलकुलेशन होते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी ब्रैकेट की होती है। हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इसको हम करते हैं उल्टा यानी कि 5/2। ये बचेगा हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई कर लूँ तो -5/6। सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे, 1/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इसको कर लेंगे हम उल्टा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास -6/5। इससे इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो यहाँ बचेगा -3/5। तो फाइनली हमारा आंसर भी क्या होगा, -3/5। ये इसका आंसर है। क्लियर है। लेते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं क्या दिया गया है उसमें, एवेल्युएट, है ना। यहाँ पर भी प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग। 7/5 मल्टीप्लाई बाय -2/12, ठीक है, प्लस यहाँ पर 7/5 मल्टीप्लाई बाय 5/12। अगर मैंने 7/5 पूरे में से कॉमन निकाल लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर कितना बचेगा -2/12 प्लस 5/12, है ना। यहाँ से 7/5 ऑलरेडी बाहर था, एलसीएम लिया कितना आया 12, -2 + 5, ठीक। ये हो जाएगा 7/5। यहाँ से मैंने एलसीएम फिर 12 लिखा, 5 में से 2 जाएगा 3, इससे इसको कट शॉर्ट करें तो 4,
है ना। अभी यहाँ पर बचा हमारे पास 7/5 इंटू 1/4, 7 1 ज़ा 7, 5 4 ज़ा 20, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। और यहाँ जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है बच्चों, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है। तो लीजिए फिर अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, एवेल्यूएट, है ना, हमें इसे सॉल्व करना है। और सॉल्यूशन में क्या करना है, 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 इंटू 3/5। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूं, यहाँ पर -3/7, अगर मैं यहाँ से -3/7 इसमें से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, यहाँ पर कितना बचेगा 2/5 और यहाँ पर कितना है 3/5, और क्या रह गया मेरे पास ये वाला 1/14, है ना। मैंने 3/7 जिसके भी साथ मल्टीप्लाई था उसमें से कॉमन निकाल लिया, तो मतलब मैंने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, तो -3/7 और ये हो जाएगा 5/5। ठीक है, अगर मैं एलसीएम ले लूँ, चलो मैं पूरा करता हूँ, छोटे बच्चे जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। मैंने यहाँ पर लिया एलसीएम 5, तो ये हो जाएगा 2 + 3 माइनस 1/14। ठीक, तो ये हो जाएगा -3/7 और यहाँ पर 5, 3 + 2 5 माइनस 1/14। तो बच्चों यहाँ पर बचा मेरे पास -3/7 माइनस 1/14। तो यदि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये तो कट शॉर्ट होकर 1 हो जाएगा और 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो सेम ही वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर मेरे पास बचा -3/7 माइनस 1/14। एलसीएम लूँ 3 और 7 और 14 का, तो ये आएगा 14। 7 का इसमें डिवाइड करेंगे 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -3 इंटू 2 -1, तो ये हो जाएगा -6 -1/14, यानी कि -7/14 कट शॉर्ट होकर कितना बचेगा -1/2, और यही है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है। A farmer has a field of area 49:4/5 hectares. He wants to divide it equally among his one son and 2 daughters. Find the area of each one's share. है ना, HA का मतलब यहाँ पर क्या है, हेक्टेयर है। एक फार्मर के पास टोटल फील्ड कितनी है, एक फार्मर के पास टोटल फील्ड जो है वो है 49:4/5 हेक्टेयर्स। इसको अपने 3 बच्चों में बराबर डिवाइड करनी है, तो हर एक बच्चे के हिस्से में कितना शेयर आएगा, है ना। तो एरिया ऑफ ईच वंस शेयर, एरिया ऑफ ईच वंस शेयर, तो हम क्या करें, 49:4/5 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। 3 बच्चे थे ना उसके, तो हम इसको सबसे पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। यदि अगर मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 49 इंटू 5, है ना, 5 9 ज़ा 45 कैरी 4, 5 4 ज़ा 20 और 4 24 प्लस 4, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास 249/5। ठीक, तो यदि अगर मैं इसको लिखूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 249/5 और अपॉन में था 3। ठीक है, तो यदि अगर हम इसको और सॉल्व करें बच्चों, तो ये हो जाएगा 249/5, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1/3। कैंसिल करते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारे पास 3 8 ज़ा 24 और 3 3 ज़ा 9/5, यानी कि यदि अगर मैं इसको सॉल्व भी कर लूँ तो 16:3/5 हेक्टेयर हर एक बच्चे के हिस्से में एरिया आएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन, और बोर्ड में अक्सर करके इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो लीजिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है,
3 students A, B, C travels distance 5/4 kilometer, 3/4 kilometer and 7/3 kilometer from their homes to school respectively. अब पहले ही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट ए एंड बी। तो चलिए निकालते हैं हम लोग स्टूडेंट ए और बी के बीच का रेशियो कितना है। जितनी डिस्टेंस उनने अपने घर से स्कूल तक के लिए चली है उस डिस्टेंस का रेशियो मुझे निकाल कर बताना है ए और बी का। तो ए ने कितनी डिस्टेंस चली है भैया 5/4 किलोमीटर, ठीक है, और बी ने कितनी डिस्टेंस चली है 3/4 किलोमीटर। अभी यदि अगर मैं ए रेशो बी निकालूं यानी कि 5/4/3/4 तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/4 और ये ऊपर आ जाएगा तो 4/3 यानी कि इससे ये कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास बचा 5:3। ये तो था पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि विच स्टूडेंट ट्रेवल्स द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि जब कभी भी आपको ऐसे इस तरीके से डेटा दिया गया है, रैशनल नंबर के फॉर्म में डेटा दिया गया है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है ऊपर और जिनके बीच का डिफरेंस क्या है ज्यादा है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो किसने ट्रेवल करी है सी ने, है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय सी स्टूडेंट, है ना। जो सी स्टूडेंट था उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी और वो कितनी थी 7/3 किलोमीटर, है ना, 7/3 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है। तो ले लूं अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है एक पानी के ब्रेक के बाद। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है एवेल्युएट, है ना, यहाँ पर -4/5 इंटू 3/7 इंटू, बच्चों एक चीज मैं बोलूं, मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये इसमें कुछ झोल है। चलिए खैर करते हैं हम सॉल्व जो भी होगा। इंटू -14/9, ठीक है। तो सबसे पहले यदि अगर मैं इसको सॉल्व करूं सबको ही मल्टीप्लाई करना है, सबको ही मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं, है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख लूं -4/5 इसके साथ लिख ले रहा हूं 15/16 इंटू 3/7 इंटू -14/9। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा 3, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 4, -3/4 इंटू 3/7 इंटू -14/9, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 9/7/4 है ना। या और आसान करने के लिए आप मल्टीप्लाई भी ना करो इंटू -14/9, है ना। ये 9 से ये 9 कैंसिल, 7 से अगर मैं इसको कैंसिल कर लूं तो यहाँ पर बचेगा 2, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर बचा 2/4 और 2/4 को भी कट शॉर्ट करके हम क्या लिख सकते हैं 1/, ये इसका आंसर है, ठीक है, क्लियर है। तो ले लूं फिर अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है, थोड़ा सा झोल है यहाँ पर, तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये जो है इसकी जगह पर क्या है प्लस है ना। ये मैं सही करना भूल गया था, लेकिन अभी आप लोग समझ जाएंगे कि इस साइन की जगह पर क्या आना है प्लस आना है, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। और यहाँ पर बच्चों दिया गया है 9/16 इंटू 4/12 और यहाँ लगा है ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले हमें इसी को सॉल्व करना होगा। और यहाँ पर है 9/16 इंटू -3/9।
सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ गया 4, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। यहाँ पर हमारे पास बचा 3/16 प्लस इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास -3/16 में से यदि अगर मैं 3/16 करूँ ये बचेगा हमारे पास 0। आई होप ये सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। सच में ऐसा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगले चैप्टर का जब वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। और ना केवल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना। टिल देन बाय बाय बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ। बाय बाय।